स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर वो इंग्लिश में वीडियो जो था उसमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है और सर प्लीज इसको हिंदी में बनाइए। तो मैं आप लोगों की समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के लिए दोबारा से वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फैराडेज ने दो लॉ दिए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहां पे फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात बोलता है फर्स्ट लॉ कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और कुछ बुक्स में M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। देखिए M and W both represent the mass of the ions discharged at the electrode। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि during the process of electrolysis, the mass of the ions discharged at the electrodes, देखिए इसकी बात करने वाला हूं मैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो during any electrolysis process, the mass of the ion discharged at the electrode is directly proportional to its amount of charge passed या amount of electricity passed। यानी इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान इनके इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा, वो मास डिपॉजिट जितना भी होता है वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया जा रहा है या कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो इसको बोला जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखिए क्या करते हैं, M is equals to Z into Q। देखिए where Z is what, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, Z into I into T। ये हमने फॉर्मूला तोड़कर दिखाया था आप लोगों को कि जिसमें Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाता है, I आपका करंट इन एम्पियर और टाइम इन सेकंड हो जाता है। मैथमेटिक्स में काफी हेल्प मिलती है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहला लॉ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज या फैराडेज फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होता है कि जितनी ज्यादा हम चार्ज पास करेंगे, जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जो उसके इलेक्ट्रोड पर मास डिपॉजिट होगा इस तरह से, वो प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ लाइट पर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, अमाउंट ऑफ चार्ज पर। यानी जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितना ज्यादा आप चार्ज पास करोगे, उतना ज्यादा मास इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। आई होप ये लॉ क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं फैराडेज सेकंड लॉ की। ठीक है, देखिए फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है। फैराडेज सेकंड लॉ भी बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है, ज्यादा बड़ा नहीं है फैराडेज सेकंड लॉ। तो देखिए सेकंड लॉ, देखिए फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है कि यदि 2, 3 या 4, वो डिपेंड करता है, हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, A B C, और इसमें ये हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया ये इस तरह से, और यहां पर इस तरह से, और इसमें ये डीसी करंट हमने पास करा दिया बैटरी लगा के, ठीक है, जिसका वोल्टेज V है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्टेटमेंट सुनना क्योंकि स्टेटमेंट आप लोगों को लिखने पड़ सकता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन when they are connected in series, the mass deposited at the electrode is directly proportional to its equivalent weight। दोबारा समझना कि यदि 3 या 3 से ज्यादा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे
इसके अंदर AgNO3 फिलअप कर दिया, और ये सिल्वर के इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ CuSO4 फिलअप कर दिया, और यहाँ पर ZnSO4 फिलअप कर दिया। सपोज 3 अलग अलग सॉल्यूशन है, उनके मेटल के इलेक्ट्रोड इसमें प्लेस किए गए, और इसके अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन होगा कि यदि 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया जाए और उन तीनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया जाए, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, तो इनके पर्टिकुलर के इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जो मास ऑफ आयन डिस्चार्ज होगा, जो केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके खुद के इक्विवेलेंट वेट के। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए के इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होता है वो खुद के मेटल के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। बी की बात करूं WB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EB के, और WC की बात करूं तो ये प्रोपोर्शनल होगा EC के। देखिए अब जैसे यहाँ क्या है, एक कौन है सिल्वर, तो सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 108, इसका n फैक्टर कितना होता है 1, n फैक्टर 1 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा सिल्वर का वो कितना आएगा 108/1, तो जो इनका मास डिपॉजिट होता है वो अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही आपका कॉपर कितना होता है 63.5, ठीक है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया, तो इसका भी ये इसके प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। ऐसे जिंक का कितना होता है 63.4 समथिंग, जो भी होता है 65.4 होता है, तो इसका भी जो आप मास निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट उनके प्रोपोर्शनल। तो जब तीनों को आप कंबाइन करेंगे कि तीनों के पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो सेम आएगा, तो इनका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है WA/EA WB/EB WC/EC। इस फॉर्मूले से आप सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप दूसरे इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट हुआ है और ये इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को निकालना आ गया है कि मोलर मास अपॉन n फैक्टर, आप इसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ये दोनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल को अच्छे से दिमाग में समझ में आना बहुत जरूरी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आप लोगों को जो भी समस्याएं होती हैं आप लोग वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए आपकी समस्या के लिए तुरंत वीडियो ला सकूं। और जो लोग प्लीज नया देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।